हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार सिंह और आज मैं आपके लिए लाया हूं भारत का संविधान। ये अभी तक इसमें जितने भी अपडेशन हुए हैं वो सारे अपडेशन इसमें इंक्लूडेड हैं। हाँ, जो धारा 370 है उसका हटना और 35A का हटना वो इसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है। बाकी सारा कुछ हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और बाकी लोगों को भी लाभ हो इसके लिए आप इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले चलेंगे भागों में, क्योंकि आपको पता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमको पढ़ना हो तो उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमको देखना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में मैं बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान के कुल अगर देखा जाए तो 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। और एक एक करके अगर हम उन भागों के नाम वगैरह देखें तो पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसमें अगर हम आते हैं तो इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है, जिसको हम लोग धारा कहते हैं। धारा 1 से लेकर धारा 4 या अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4। तो ये आर्टिकल्स अगर इंग्लिश में देखेंगे तो आर्टिकल्स कहा जाएगा। आर्टिकल्स 1 to 4 ये सब कुछ इंक्लूडेड है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र में। तो देखते हैं इसमें अगर हम दूसरा भाग देखते हैं तो दूसरा भाग नागरिकता है, जैसा कि आपको पता होगा। तीसरा भाग मूल अधिकारों का है, आपको पता है मूल अधिकार। देखिए दूसरा भाग जो नागरिकता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चंस उससे आते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें जो है 5 to 11 आर्टिकल्स, 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स उसमें इंक्लूडेड हैं। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई आता है तो मूल अधिकार आता है। तो मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक ये मूल अधिकार वाला भाग होता है, भाग 3। और उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये आता है आपका 35 के बाद में, यानी 36 से लेकर और आगे 51 तक, ये भाग 4 कहलाता है। 36 से लेकर 51, 36 to 51 तक ये भाग 4 है। और ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहे जाते हैं, वो है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें आएगा 4 क, भाग 4 का, जो कि पहले अगर देखा जाए मूल संविधान में नहीं थे। ये 1976 में इमरजेंसी के ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको इंक्लूड किया गया था। तो ये क्या हो जाएंगे? मूल कर्तव्य। ये 51 का एक ही आर्टिकल है, उसी के अंतर्गत सारे 1 2 3 4 करके जोड़ दिए गए हैं। तो ये कुल मूल कर्तव्य जो है 11 है। आगे बढ़ते हैं भाग 5। ये भाग 5 जो है ये संघ का संविधान, यानी संघ, इसमें इस भाग का नाम ही है संघ, यानी संघीय संविधान, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो केंद्र का कॉन्स्टिट्यूशन है, केंद्र का संविधान जो है वो इसमें आपको मिलेगा। फिर आते हैं भाग 6। भाग 6 में आपको मिलेगा राज्य। भाग 6 में आपको राज्य का संविधान मिलेगा। भाग 7 उसमें किसी ज़माने में आगे था, आपको मैं एक मिनट यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जो भाग 7 है उसमें किसी समय पर विवरण डिटेल में था, लेकिन वो सब खत्म हो गया। तो अभी आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, यहाँ ये हो गया आपका भाग 6 राज्य। और राज्य के बाद में आएगा भाग 7 जो कि खत्म हो गया, रिपील कर दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको। यस, देखिए एक इसमें भाग 7 जो है इसमें वो सारे राज्य थे जिनको कहा गया था ऐसी स्टेट जो कि प्रिंसली स्टेट्स कहलाई थी। प्रिंसली स्टेट्स वो होती हैं जो कि रियासतें थीं। 565 से ज़्यादा रियासतें हमारे स्वतंत्र भारत में थीं। तो उनको इस राज्य में इस सूची में रखा गया था, लेकिन बाद में उनको सबको समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को भी समाप्त कर दिया था 1969 में। और इस प्रकार ये वाला चैप्टर ही पूरा, ये वाला पार्ट ही पूरा खत्म हो गया। तो अगर देखा जाए तो इस समय भाग कितने हैं तो संख्यात्मक रूप से तो भाग 22 ही हैं, लेकिन उनमें से भाग 7 खत्म है। तो इस तरीके से आप इनको कह सकते हो कि 21 हैं। खैर, 8वें राज्य में अगर देखा 8वें भाग में अगर देखा जाए तो संघीय राज्य क्षेत्र, यानी
जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो इसमें आती हैं, यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन वगैरह ये इसमें आता है। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पंचायती राज यानी पंचायत जो है उससे संबंधित है, और इसी के तहत जो है पंचायत और नगर पालिकाएँ आएंगी। 9 का में, भाग 9 का में नगर पालिकाएँ आएंगी। और इस प्रकार आपका भाग 9 खा जो है उसमें सहकारी सोसाइटीज़, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो आती हैं। भाग 10, अब द से द याद रखिएगा, द माने 10 और द माने दलित। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो हैं वो उनका प्रशासन कैसे चलेगा, उनका वर्णन जो है भाग 10 में है। और इसके बाद में आते हैं भाग 11। तो भाग 11 जो है उसमें संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध कैसा होगा, ये संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध जो है वो भाग 11 में आता है। भाग 12 में अगर हम देखते हैं तो वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद, ये सारा कुछ भाग 12 में आता है। और भाग 13 में अगर हम देखें तो भाग 13 में आपका व्यापार वाणिज्य समागम, ये सारा कुछ आता है। देखिए जरा, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। आप ये जो है इम्पॉर्टेंट ये भी है, इसमें से भी पूछा जाता है, लेकिन केंद्र राज्य संबंध वाले में से सवाल ज़्यादा आते हैं। फिर भाग 14 पर आते हैं। भाग 14 में जो संघ एवं राज्यों के बीच के अधीन जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, यानी जो आपकी सिविल सेवाएं जिनको कहते हैं, तो ये सारी सिविल सेवाएं या सबॉर्डिनेट सर्विसेज वगैरह ये सब इसमें आती हैं। और इनके बाद में आते हैं भाग 14 पर। तो देखिए ज़रा, भाग 14 में एक, हाँ भाग 14 में एक और चीज़ है, वो क्या है, ट्रिब्यूनल। भाग 14 क में ट्रिब्यूनल है, और भाग 14 में ये सिविल सेवाएं हैं। भाग 13 में क्या था, व्यापार वाणिज्य एवं समागम था। फिर भाग 15 पर आते हैं, और भाग 15 में जो है निर्वाचन है। निर्वाचन का अभिप्राय है इलेक्शन से संबंधित सारी जो प्रक्रिया वगैरह है वो सारा कुछ भाग 15 में दिया हुआ है। फिर भाग 16 में आते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब ये कुछ वर्ग कौन से हैं, तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, जो जैसे दलितों का 10वां था उसी तरीके से 16वां यहाँ पर कुछ वर्ग विशेष के लिए है। अब इसमें अनुसूचित जातियाँ भी हैं, अनुसूचित जनजातियाँ भी हैं, एंग्लो इंडियंस भी हैं, रिजर्वेशन भी है, और कुछ जो क्या बोलते हैं माइनॉरिटी कमीशन वगैरह है उसका भी उल्लेख यहाँ पर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये सारा कुछ इसमें आपको 16वें वाले में मिलेगा। तो 10वें वाले में क्या था, 10वें वाले में दरअसल उनका केवल प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाला था। 16वें वाले में उनको रिजर्वेशन है, तो ये अंतर है। फिर आते हैं भाग 17वां। भाग 17वां वाले में राजभाषा, ये आपको याद होना चाहिए, 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख मिलेगा। यहाँ पर 4 अध्याय हैं। फिर आगे बढ़ते हैं भाग 18। भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, आपात उपबंध हैं। हम लोग कैसे जो है 352, 56, 60 का प्रयोग करेंगे, 352 का प्रयोग, 356 का प्रयोग और 360 का प्रयोग कैसे करेंगे। उसके बाद में आता है भाग 19, और इसको कहते हैं मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जहाँ जिसको किसी में नहीं रखा जा सकता था उनको यहाँ रखा गया है। फिर आते हैं भाग 20। भाग 20 में है संविधान का संशोधन। इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, 368, और ये अपने आप में काफ़ी सक्षम आर्टिकल है जो कि पूरे संविधान को संशोधित कर सकने की क्षमता रखने वाला आर्टिकल है। फिर आते हैं अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये जो है भाग 21 में है। देखिए अभी आपने प्रकीर्ण पढ़ा था, तो प्रकीर्ण था मिसलेनियस वाला, वो था भाग 19 में। और जो भाग 21 है इसमें है टेम्परेरी प्रोविजंस और संक्रमणकालीन, यानी जिस समय देश का बंटवारा हो रहा था ऐसी स्थिति में, या जिस समय ब्रिटिश सत्ता जो है वो अपने आप को समाप्त करके और बोलें कि हिंदुस्तान जो था, या बोलें कि भारतीय लोग जो थे उनको सत्ता हस्तांतरित की जा रही थी, तो इस प्रकार एक संक्रमण काल था। तो उस समय पर जो उचित समझे गए वो सारे स्पेशल प्रोविजंस इसमें डाल दिए गए, और इसी में आपका 370, 371,
371 का ख ग घ ये सारे कुछ इसी में आते हैं। यानी जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है राज्यों को, वो सारा कुछ इसमें आता है। फिर आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, इसमें जो 22वां भाग है वो एक बहुत छोटा सा भाग है और उसमें है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो इस प्रकार ये सारे भाग हैं। अगर हम कुल अनुसूचियां देखेंगे तो कुल अनुसूचियां 12 हैं और कुल परिशिष्ट अगर हम देखते हैं तो कुल परिशिष्ट इसमें है 3। तो इस प्रकार ये सारा कुछ हो जाता है। अपेंडिक्स जिनको कहते हैं, अपेंडिक्स होते हैं 3। तो ये पूरा हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन और इसके भाग। अब हम बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा कि इन भागों के अंदर क्या क्या है। उसके बाद में हम आएंगे एक एक आर्टिकल पर, और जो कि बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसका एक पूरा वीडियो जो है करीब 8-10 घंटे का बनेगा, तो उसको देखते हैं कितना समय लगता है और डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। तो आते हैं वापस भाग 1 पर। देखिए जरा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा आर्टिकल है नए राज्यों का प्रवेश। अब जैसे नए राज्यों का प्रवेश का अभिप्राय क्या हुआ, अगर जैसे सिक्किम को मिलाया गया तो सिक्किम एक देश था और सिक्किम भारत भूभाग में विलीन हुआ, तो यहाँ पर भारत का वो एक नया राज्य बना, लेकिन वो तो उसका प्रवेश हुआ है ना, पूरे नए राज्य का प्रवेश हुआ या नए राज्य की स्थापना हुई। तो इस प्रकार इस आर्टिकल के तहत उस नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। यदि मैं दूसरा उदाहरण लूँ तो सपोज करो भूटान आज की डेट में अलग देश है। भूटान अगर भारत संघ में मिलना चाहे और कल की डेट में वो हमसे रिक्वेस्ट करे कि हम भारत संघ में अपने आप को विलीन करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा कि भारत 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत उसको मिलाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 3 में आते हैं। तो आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का निर्माण। लेकिन कौन से नए राज्य? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अब देखिए जरा, नए राज्यों का निर्माण कहाँ से? तो पुराने राज्यों से, यानी जो वर्तमान समय पर जो राज्य हैं उनकी टेरिटरी को कहीं ना कहीं इनक्रोच करके या उनकी टेरिटरी को थोड़ा उनकी टेरिटरी को ही डिवाइड करके जो नए राज्य बनाए जाते हैं, जैसे झारखंड बना या उत्तराखंड बना या अभी तेलंगाना बना है, या ऐसे करके जो नए राज्य बनते हैं तो उनका नाम वगैरह, उनका सीमा परिवर्तन का ये सारा कुछ जो है वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या है कि जो भी परिवर्तन 2 और 3 में होंगे, अर्थात अगर कोई नया राज्य उसका निर्माण किया गया है पुराने राज्यों से, या फिर कोई नए राज्य का प्रवेश भारतीय भूभाग में हुआ है, तो इन दोनों को कहाँ लिखा जाना जरूरी है या इन दोनों का नाम जो है वो कहाँ उल्लिखित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का नाम जो हमारे देश की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 है उसमें उल्लिखित किया जाएगा। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 ये किसके विषय में है तो जान लीजिएगा। जब हम अनुसूची कहते हैं तो अनुसूची है 12 टोटल। ये टोटल 12 अनुसूचियां हैं और उनमें से पहली अनुसूची में सारे राज्यों के नाम हैं। जितने भी राज्य हैं भारत में उन सभी राज्यों के नाम, उन सभी स्टेट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और चौथी अनुसूची में उन सभी स्टेट्स में राज्यसभा की के सदस्यों की संख्या क्या होगी वह विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नया राज्य बनेगा तो उसका नाम पहली अनुसूची में होना चाहिए और उस राज्य में राज्यसभा की सीट्स कितनी होंगी ये विवरण भी चौथी अनुसूची में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये उल्लिखित करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार ये चौथा आर्टिकल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं भाग 2 पर। तो भाग 2 में क्या विवरण है? भाग 2 में जो आर्टिकल 5 to 11 यानी 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक ये भाग 2 में आते हैं और बहुत ही सामान्य सामान्य आर्टिकल्स हैं और इसमें से कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो इसमें जान लीजिएगा 5 जो है आर्टिकल 5 उसमें है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान प्रारंभ होगा तो उस समय कौन कौन लोग इसके नागरिक होंगे, भारत के नागरिक कौन कौन होंगे।
दूसरा है कि अगर पाकिस्तान से कोई भारत आता है, किस समय, जब बंटवारा चल रहा था, तो उसको नागरिकता मिलेगी, ये है आर्टिकल 6। फिर है पाकिस्तान को यदि कोई चला जाए भारत से, तो ये आर्टिकल 7 होगा। और इस आर्टिकल के तहत है कि अगर वो पाकिस्तान चला गया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए, तो ये आर्टिकल 7 हो गया। फिर है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है कि भारत से बाहर जो रहते हैं, भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय उद्भव के लोग हैं, जिनको हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, तो वो इंडियन ओरिजिन वाले पर्सन, उनके नागरिकता के अधिकार क्या होंगे, इसके संबंध जो भी विवरण है वो आर्टिकल 8 में लिखा गया है। फिर आगे बात करते हैं आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 जो है वो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, इससे संबंधित है। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य की नागरिकता ले ले, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, मकबूल फिदा हुसैन, इन्होंने क्या किया था, कुवैत की नागरिकता स्वेच्छा से ले ली थी, और जब ये कुवैत के नागरिक बन गए तो जाहिर सी बात है कि इनकी भारत की नागरिकता जो थी वो समाप्त हो गई। तो यह विवरण किस में है, यह आर्टिकल 9 में है। फिर आर्टिकल 10 में क्या है, आर्टिकल 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। देखिए ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी विधि के को छोड़कर, मतलब अगर समाप्त करनी ही है तो विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा किसी की नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी की नागरिकता समाप्त की नहीं जा सकती। तो ये सामान्य सी बात इसमें है। फिर आगे बात है 11 में, और 11 कहता है कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ये जान लीजिएगा, ये इस तरीके का आर्टिकल आपको हर एक भाग के आखिरी में मिलेगा, जो ये कहेगा कि भाई अगर कोई परिवर्तन करना हो तो वो कौन करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ कहीं पर भी संविधान का संशोधन, संविधान में परिवर्तन करना होगा तो वो हमारी संसद करती है, ये बात हमको ऑलरेडी पता है। तो ये किस में है, आर्टिकल 11 में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है मूल अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है भारतीय संविधान का वो है मूल अधिकार। और मूल अधिकार 12, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। अब जान लीजिएगा 12 में क्या है। सबसे पहले परिभाषा। अब इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं हैं कि स्टेट क्या होगा, अगर कोई जो है हम लोग जिसको कहते हैं कि राज्य में कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी, इस तरीके की बहुत सारी इसमें राज्य की अवधारणा दी हुई है। अगर कोई निगम है तो वो क्या राज्य होगा, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, अगर कोई कंपनी है तो वो राज्य मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। अभिप्राय इसका ये है कि इसमें सारी परिभाषाएं उल्लिखित हैं, जो परिभाषाएं मूल अधिकारों या उनके उल्लंघन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो वो सारी परिभाषाएं इसमें दी हुई हैं। फिर आगे बात करते हैं आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 13 एक बहुत ही रोचक आर्टिकल है, और ये आर्टिकल समझना बहुत ही ज़रूरी भी है। आर्टिकल 13 इतना विवादित आर्टिकल रहा है, इंडियन जो लेजिस्लेशन है यानी हमारी पार्लियामेंट और हमारे सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच में हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट का विषय रहा आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। चाहे वो गोलकनाथ भारती विवाद हो, चाहे वो केशवानंद भारती गोलकनाथ विवाद हो, चाहे वो केशवानंद भारती विवाद हो, चाहे अन्य जितने भी विवाद हुए हैं, जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट और उसमें विवाद होता है मूल अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में, तो उसमें उसकी जड़ में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 रहते हैं। तो चलो इसको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 14 पर आते हैं। आर्टिकल 14 क्या है, देखिए आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक ये एक विशेष बोले कि चैप्टर इसको कह सकते हैं आप, और वह अध्याय क्या है, समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इन सभी में समता का अधिकार दिया हुआ है। तो आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है, विधि के समक्ष समता, कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कानून की नज़रों में सब बराबर, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डाइसी से लिया है, जो कि एक ब्रिटिश के एक बोले कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, आप ये कह सकते हो। तो ये एक बात हो गई। फिर दूसरी है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में ये दिया हुआ है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग
या जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये वाला जो है ये कहलाता है कौन सा, आर्टिकल 15 है। अब आपको पता है कि एक मूवी भी बनी थी आर्टिकल 15, तो उसमें कहा गया था कि ये सभी बराबर होंगे, सभी कोई विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी के जस्ट नीचे वहाँ पर आर्टिकल 15 का ख ऐसे करके भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, और उनमें ये कहा गया है कि स्टेट को यानी सरकार को ये रोका नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर स्टेट या सरकार एक ही ले रहा हूँ, जबकि दोनों एक चीज़ पूरी तरीके से नहीं होते, लेकिन फिर भी स्टेट को या सरकार को ये इस बात से रोका नहीं जाएगा कि वह दलितों के लिए अथवा महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रोविजंस बनाए। तो इस प्रकार ये आर्टिकल 15 में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का और समाज कल्याण का विषय भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में आर्टिकल 15 के जैसा ही है, केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर सर्विसेज की बात की जाती है कि जब कोई नौकरी वगैरह लगेगी यानी लोक नियोजन किया जाएगा तो उसके विषय में अवसर की समता, सभी को समान अवसर मुहैया कराए जाएंगे। अब इसमें जान लीजिएगा कि समान अवसर मुहैया कराए जाएंगे कि तुरंत बाद में 16 क 16 ख ऐसे करके प्रोविजंस दिए हुए हैं, और उन्हीं प्रोविजंस में जो क्या बोलते हैं शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, और ओबीसी है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, तो इनके लिए आरक्षण का उपबंध भी यहाँ पर किया गया है। मोटे मोटे तौर पर क्या था कि सर्विसेज में किसी भी प्रकार का जो असमानता है उसको रोका जाएगा, लेकिन आरक्षण इसी के जस्ट नीचे आरक्षण को भी दे दिया गया कि स्टेट को आरक्षण देने से मना नहीं किया जाएगा, और किन किन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा वो सारे उपबंध भी यहाँ पर क ख ग के रूप में उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 जो है एक ऐसा उपबंध है, आर्टिकल है, जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है और कहता है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता जो है वो अब नहीं चलेगी। इस प्रकार ये आर्टिकल 17 हो जाता है। फिर है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में कहा जाता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, और उपाधियां कौन सी केवल मानी जाएंगी, तो शिक्षा विषयक और सेना विषयक। अगर जो मिलिट्री होती है तो मिलिट्री में या आर्मी में या थल सेना जल सेना या वायुसेना में अगर किसी को कोई उपाधि दी जाती है, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र ऐसे करके कोई उपाधि मिलती है, वो ठीक है, वो वैलिड है। इसी तरीके से किसी को ग्रेजुएट की उपाधि मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि मिलती है, ये सब भी वैलिड हैं। लेकिन इनके अलावा अन्य उपाधियां भारत का व्यक्ति न तो भारत सरकार से और न ही किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधियां, कोई प्राइज, कोई अवार्ड ले पाएगा। ये बात अलग है कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने एक विधि का जो है विधिक प्रयोजन करके बोले कि इसको समाप्त कर दिया, या पूरी तरीके समाप्त नहीं किया। मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अब भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश से या भारत सरकार से या किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट से उपाधियां ले सकता है। तो इस तरीके का प्रोविज़न है, और जिसके आधार पर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न वगैरह वगैरह दिए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 19 to 22, 19 से लेकर 22 तक, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वातंत्र अधिकार, ये मूल अधिकारों के तहत ही दूसरे वाले अधिकार आते हैं। पहले था समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक है, और इसमें देखिए जरा 19वां है वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अब इसमें जान लीजिएगा वाक स्वातंत्र के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आएगी, इसी में है समूह बनाने की स्वतंत्रता, इसी में है व्यापार करने की स्वतंत्रता, इसी में तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं। फिर 20वें वाले में आते हैं, तो उसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यहाँ पर किसी भी अपराध के लिए अदालत या विधिक क्रिया के कंप्लीट किए बिना किसी को दोषी नहीं माना जाएगा, और किसी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस तरीके के प्रोविजंस इसमें हैं। और इसमें इसके अलावा में अगर देखें तो कुछ अन्य भी प्रोविजंस हैं। खैर 21 में आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इस आर्टिकल के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वो 21 में है। यानी कहीं ना कहीं पर्सनल लिबर्टी वाला और राइट टू लाइफ, ये वाली स्वतंत्रता जो है ये 21 में आती है, आर्टिकल 21 में। फिर आगे बात करते हैं 21 का, ये एक जोड़ा गया है राइट टू एजुकेशन वाले से, आरटीई से,
जोड़ा गया है और इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार, बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार इसमें दिया गया है। इसके बारे में आप लोग, मुझे लग रहा है आप लोगों को पता होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 22वां, और 22वां है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए गिरफ्तारी अगर किसी की जाती है तो उसको जमानत का अधिकार वगैरह वो सब भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जिनमें ये कहा गया है कि यदि कहीं पर कोई जैसे किसी के खिलाफ पोटा पहले लगता था, अभी पोटा नहीं बल्कि NSA लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और उसके तहत अगर व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है तो उस व्यक्ति की जमानत नहीं हो सकती। उस व्यक्ति को अगर सरकार जो है मानती है कि ये सरकार के लिए, देश के लिए खतरा है, तो उस व्यक्ति की जमानत वहाँ पर नहीं हो सकती है। तो ये सारा विवरण जो है ये 22 में है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 आर्टिकल्स में है, 23 और 24। तो आर्टिकल 23 जो है वो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है, यानी मानवों का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकेगा, मानवों की खरीद फरोख्त नहीं होगी, इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं होगी, वेश्यावृत्ति वो भी नहीं होगी, और जो बंधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी के द्वारा खत्म किया गया। और इसके अलावा कुछ और भी, जैसे पहले के ज़माने में चलती थी गिरमिटिया प्रथा, तो गिरमिटिया प्रथा भी एक प्रकार की बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी ही थी। तो उस प्रकार की जितनी भी प्रथाएं किसी भी रूप में हैं वो सारे रूप समाप्त कर दिए गए हैं आर्टिकल 23। कम से कम कागज़ पर या कम से कम संवैधानिक रूप से तो समाप्त कर ही दिए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 24। देखिए आर्टिकल 24 जो है वह कहलाता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में जो बच्चे जो लगाए जाते हैं तो उनको उनको नहीं लगाया जाएगा। और अगर कोई अन्य व्यक्ति, इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें है कि किसी को ऐसी स्थितियों में जीविकोपार्जन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जो कि मनुष्य के लिए असामान्य है। ठीक है ना, तो इस तरीके के प्रोविजंस इसमें हैं, तो वो हम लोग देखेंगे आगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला अधिकार है, अभी तक हम लोग कितने अधिकार पढ़ चुके हैं, एक समता का, एक स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता के बाद में एक शोषण का। फिर आगे बढ़ते हैं चौथा अधिकार। चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता वाला जो है ये 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है ना, तो 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसको देखते हैं तो इसमें 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगर कोई चाहे तो उसका जो कॉन्शियस है वो क्या कहता है उसके आधार पर वो किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है, किसी भी रूप से कर सकता है। तो ये उसकी आस्था का विषय है। तो यहाँ पर आस्था, विश्वास वगैरह वाले जो विषय हैं उनको दिया गया है, और किसी को उसमें भारतीय संविधान या भारत कम से कम मना नहीं करेगा, ये व्यवस्था की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं 26वें पर। तो 26वें में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें है मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियस एक्टिविटीज़। जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं आप उनको अपने हिसाब से उनका मैनेज कर सकते हैं। कोई ट्रस्ट बना सकता है, ट्रस्ट बना के कोई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे वगैरह का मैनेजमेंट कर सकता है। इस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर आर्टिकल 26 में है। फिर 27 में क्या है, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। देखिए इसमें जो है जो रिलीजियस का जो चीज़ें होती हैं तो उनमें से अगर कोई डोनेशन वगैरह से जो भी पैसा आता है उस पैसे पर टैक्स नहीं देना होगा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हीं को ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। फिर आगे बात करते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। देखिए जैसे कुछ शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं, सपोज करो कोई गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है और उसमें अगर कोई धार्मिक क्रियाकलाप होता है और सपोज करो कि वो एक अल्पसंख्यक समुदाय उस धार्मिक क्रियाकलाप में वो अपने बच्चे को नहीं जाने देना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, अपने बच्चे को नहीं जाने दे इसके लिए वो स्वतंत्र है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं अल्पसंख्यक विषय से संबंधित। तो यहाँ पर आएगा 29 और 30। अब 29 और 30 में यहाँ पर दो प्रकार की विधियाँ दी गई हैं। एक दिया गया है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
ठीक है ना। तो ये संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किसको दिए गए हैं? ये माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं। लेकिन माइनॉरिटीज़ कौन हैं? तो इसके बारे में हमारे यहाँ भाषाई तथा धार्मिक आधार पर माइनॉरिटीज़ कहने का प्रचलन है। तो बात करते हैं इसमें 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 30 में क्या है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। कौन सी शिक्षण संस्थाएं? अल्पसंख्यक वर्ग खुद के लिए जो शिक्षण संस्थाएं खोलना चाहते हैं तो उनकी संस्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। फिर 31 आता है आर्टिकल। तो ये आर्टिकल जो है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ये खत्म कर दिया गया। और आपको पता है वर्तमान समय पर यह आर्टिकल एक विधिक कानून के रूप में आर्टिकल 300 का या 300A के रूप में हमारे संविधान में अभी भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके 5 प्रकार हो गए। पहला था समता का, दूसरा था स्वतंत्रता का, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार, और छठा जो है वो अभी आएगा आर्टिकल 32 में, वो कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार वर्तमान में मौजूद हैं भारतीय संविधान में। तो उससे पहले यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। 31 क ख ग घ, ये 31 क ख ग घ जो हैं ये कुछ विधियों की व्यावृत्तियाँ हैं, यानी कुछ विधियां जो हैं उनमें स्पेशल पावर्स वगैरह दी गई हैं। इस जैसे हम लोग बात करें अफस्पा की, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, उसका विवरण यहाँ पर मिलता है। और इसी तरीके से कुछ अन्य बोले कि स्थितियों की विवरण, उनका विवरण यहाँ पर मिलेगा। देखिए जरा 31 क, इसमें दिया गया है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। फिर 31 ख में दिया गया है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण। फिर 31 ग में दिया गया है, इनको डिटेल में हम लोग देखेंगे, चिंता मत कीजिए। फिर 31 ग में दिया गया है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। फिर 31 घ में दिया गया है राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति, ये रिपील कर दिया गया, निरसित हो गया। खैर ये सारी कुछ स्पेशल पावर्स वगैरह वाली हैं, इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब आगे आखिरी अधिकार जो कि छठा अधिकार है वो कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी पुरजोर वकालत की थी इस अधिकार की, और बताया था कि मूल अधिकार तभी प्रवर्तनीय हो सकेंगे यदि मूल अधिकारों को बचाने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया जाए, और वही आर्टिकल 32 में दिया गया है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? तो आर्टिकल 32 में है इस भाग के द्वारा अर्थात मूल अधिकार नामक भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। और ये उपचार किसको दिया गया है? इसमें आपको पता है कहीं ना कहीं 5 प्रकार के रिट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जारी की जा सकती हैं। आपको पता है उनके नाम भी, एक है परमादेश, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है अधिकार प्रच्छा, एक है प्रतिषेध, और एक है कौन सा बचा भाई? को वारंटो, और मैं नाम इनके भूल रहा हूँ, चलो एक बचा है, खैर वो भी हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 32 क, राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना, ये जो है रिपील कर दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 33 में आते हैं। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए कुछ जो अफस्पा वगैरह है वो इसी से लगाई गई है। फिर एक और है 34, ये भी अफस्पा से ही रिलेटेड है। देखिए जरा, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, यानी मूल अधिकार वहां पर के लिए नहीं है जहां पर सेना का कानून या सेना की विधि लागू हो। फिर 35 है। 35 में क्या है? इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये सारे हो गए मूल अधिकार। फिर आते हैं भाग 4 में। भाग 4 में क्या है? देखिए पहला है इसमें सबसे पहले 36 में आता है परिभाषा। जैसे 12 में परिभाषा थी, आर्टिकल 12 में परिभाषा थी मूल अधिकार वगैरह से संबंधित, यहाँ पर परिभाषाएं होंगी किससे संबंधित? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं इसमें होंगी।
तो वो देखेंगे। फिर है 37 में, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। ये कहाँ कहाँ लागू होगा? अब ये लागू होना वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 370 हटा दी, तो अब ये लगभग हर जगह लागू है। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 38 देखते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये आर्टिकल 38 है। और इसी पर सारे आर्टिकल्स, लगभग मूल कर्तव्य वाले सारे आर्टिकल्स इसी पर बेस्ड हैं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी वो राज्य करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 39 देखिए। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्वों की एक तरीके से लिस्टिंग की गई है, क्या क्या राज्य करेगा। फिर 39 का में आता है, 39 का कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगर प्रश्न एक उठता है कि जैसे हमारे यहाँ अजमल कसाब पकड़ा गया था, तो उसको हम लोगों ने विधिक सहायता क्यों पहुँचाई, उसको हम लोगों ने वकील करके क्यों दिया, वकील का खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों दिया? वो तो एक आतंकवादी था। वो इसलिए दिया क्योंकि वो था तो एक आतंकवादी, लेकिन वो इन स्थितियों में भारत में था कि उसकी वकालत के लिए उसके पास पैसा भी नहीं था, और हम लोग बिना किसी को अवसर मुहैया कराए, ये कोई बनाना स्टेट नहीं है जहाँ किसी को भी फांसी दी जा सकती है, इसीलिए हम लोगों ने उसके खिलाफ सारे बोले कि प्रूफ होते हुए भी उसको एक वकील मुहैया कराया। और वो वकील किस आर्टिकल के तहत मुहैया कराया? 39 का के तहत। किसके तहत? 39 का। और यही है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। फिर आगे बढ़ते हैं, 40 आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। वो आर्टिकल 40 यानी 40 में है। फिर है 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब देखिए, ये ऐसी दशाएं क्या होंगी उनका विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। कौन कौन सी दशाएं ऐसी होंगी जिसमें जो है व्यक्ति काम की मांग कर सकता है, शिक्षा की मांग और लोक सहायता पाने का अधिकार रखता है। फिर आगे है 42वां, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अब देखिए, काम की न्याय संगत दशाएं हों, मानवोचित दशाएं हों, उनका उपबंध, और प्रसूति सहायता। जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैटरनिटी लीव, उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया है। वो किसके तहत बढ़ाया है? वो इसी के तहत बढ़ाया है, आर्टिकल 42 के तहत। और जो फादर को भी अब लीव मिलने लगी है, वो भी 42 के तहत ही बढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं, 43 में क्या है? कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। देखिए, कम से कम मजदूरी कितनी हो, इसका उपबंध आर्टिकल 43 करता है। फिर आगे 43 क है, 43 क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। जो मैनेजमेंट, जो ट्रेड यूनियंस वगैरह होती हैं, तो ट्रेड यूनियन वगैरह का उनकी स्थापना वगैरह, और जो आपकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री वगैरह के मैनेजमेंट में मजदूरों का भाग लेना, ये सारा कुछ 43 का से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं, 43 ख, 43 ख सहकारी सोसाइटी, उनका संवर्धन से संबंधित है। सहकारी सोसाइटी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, उनका प्रबंधन वगैरह कैसे किया जाएगा और उनका थोड़ा उनको बढ़ावा मिले, इस सब की व्यवस्थाएं 43 ख से संबंधित हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 44 44, इसमें क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना पड़ेगा। और कैसे याद रखोगे? देखिए, एक तरफ 4 है और दूसरी तरफ 4 है, 4 4, ये दोनों समान हैं, तो इससे आप याद रखिएगा 44 जो हो जाएगा वो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए। देखिए, जो आर्टिकल 21 का है, 21 का जो कि मूल अधिकारों में है, वहाँ पर कहा गया है कि 6 साल से ज़्यादा की उम्र से लेकर 14 साल तक, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है 21 का में। और यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर है आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। ये जो है 6 वर्ष से कम आयु के लिए है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 कहता है
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अब देखिए जो आर्टिकल 46 है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 और 16 में दिए गए रिजर्वेशन प्रोविजंस को बोले कि न्याय संगत ठहराता है। फिर आगे बढ़ते हैं, 47 में आते हैं, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। आप ये जानते हो कि बच्चों के लिए या बोलें किशोरियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं और उनको पोषण जो है मुहैया कराने के लिए, बढ़िया पोषण देने के लिए दलिया बांटी जाती है या कुछ ऐसी प्रोविजंस किए जाते हैं। ये सारा कुछ किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 47 के द्वारा। राज्य का एक कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के पोषण की व्यवस्था करे, तो वो जो है उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाए, उसका व्यवस्था करने का, या मिड डे मील वगैरह वो भी इसी से संबंधित आएगा। फिर आगे बात करते हैं 48, आर्टिकल 48 जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, उससे संबंधित है। अब ये जान लीजिएगा, ये कृषि एवं पशुपालन से संगठित, और इसी में गोरक्षा की बात की गई है। जो गोपालन, गो संरक्षण, गोरक्षा वगैरह इसी में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 48 का, इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है और जो पर्यावरण से संबंधित जो क्लॉज है वो इसमें है, पर्यावरण से संबंधित जो विवरण है वो इसमें है। फिर आर्टिकल 49 आता है, और आर्टिकल 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये आर्टिकल 49 में आता है। फिर आर्टिकल 50 क्या है? 50 जो है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहे और न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका हावी न हो पाए, इसका उपबंध किया गया है आर्टिकल 50 में। फिर है आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसकी कल्पना या इसकी कामना से संबंधित ये आर्टिकल 51 है। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे है भाग 4 का, इसमें है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य केवल एक में ही है, एक ही आर्टिकल में है, और उस आर्टिकल का नाम है 51 का। देखिए भाग का नाम है भाग 4 का, लेकिन आर्टिकल का नाम है 51 का। तो इस प्रकार आज हम इस वाले पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, और अगला पार्ट जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।